गुड मॉर्निंग। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। 11th का जीव विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे और पहला चैप्टर है जैव विविधता। आप जानते हैं जैव विविधता का मतलब क्या होता है। हालांकि इस चैप्टर के बारे में हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे क्लासों में आपकी पढ़ाई अगर बेहतर तरीके से होती है तो आगे की पढ़ाई आपकी आसान हो जाती है। लेकिन पढ़ाई के दौरान हम समझते क्या है कि ये छोटा क्लास छोटा चीज़ है, छोटा खेल है, जबकि आपको बता दें कि जितनी अच्छी जानकारी आपको छोटे क्लास में मिलता है उतना अच्छा जानकारी आपको बड़े क्लास में नहीं मिलता। जैव विविधता आप 9th क्लास के बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, आज आप 11th में ही पढ़ रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि 9th में जो चीज़ पढ़ा गया है उसे 11th में पढ़ना है और 10th में जो चीज़ पढ़ा गया है उसे 12th में पढ़ना है। अक्सर देखा गया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको 11th 12th में पढ़ना है जो पीछे नहीं पढ़ना था। जैसे आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में, वो आपको पीछे नहीं पढ़ना था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको 10th तक नहीं पढ़ना था, आगे ही पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पीछे पढ़ना था, आगे नहीं पढ़ना है। डेल्टा वगैरह के बारे में नीचे नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। बट हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता, ये दो शब्द हैं इसमें, जीव और विविधता। जीव तो समझते हैं आप, जीव किसे कहते हैं? अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कि जिनमें कुछ स्पेशल गुण होते हैं उन्हें हम जीव कहते हैं। अब हम भी जीव हैं, दैट मीन्स हम सभी लोग जीव हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक स्पेशल गुण है। लेकिन अगर कुछ चीजें, जैसे ये डब्बा, क्या ये जीव है? नहीं है। ये चश्मा, क्या ये जीव है? नहीं है। ये बोर्ड जीव है? नहीं है। बेंच कुर्सी टेबल जीव है? नहीं है। सभी जीव नहीं हैं, बट जीव क्या है? किसे कहते हैं जीव? जैव किसे कहते हैं? यानी इसमें कुछ पर्सनल गुण होते हैं, जैसे ये बोल सकते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इनमें वृद्धि होती है, उत्सर्जन होता है, ये प्रजनन क्रिया पूर्ण करते हैं। इन सारे स्पेशल गुण होने के कारण हम इनको जीव कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो नहीं बोलता है वो जीव नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सिर्फ इसके आधार पे कि वो बोलता है, इसके आधार पे हम जीव का परीक्षण नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे नहीं बोल सकता उसको जीव बोलेंगे? जो नहीं बोल सकता उसको जीव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कैसे? बाकी के गुण उसमें होंगे तो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जीव है कि निर्जीव है? जीव है ना, बट वो बोलता तो नहीं है। बोलता नहीं है, बाकी सारे मेरिट्स हैं। क्या? वृद्धि करता है ना, छोटा से बड़ा होता है, प्रजनन करता है। अब उसमें प्रजनन भी दो तीन तरीके से होते हैं, जो आपको डीपली पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। फिर उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। तो ये सारे गुण होने के कारण वो क्या है? जीव है। लेकिन वो मूवमेंट नहीं करता और बोलता नहीं है, दो चीजें उसमें नहीं है, बट बाकी सब है। बात यही थी कि इस पृथ्वी पर जैव विविधता को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पृथ्वी पर आप अपनी आंखों के सामने अनगिनत जीव देखे होंगे, बट कभी आपने सोचा नहीं है आपके सामने हाथी जैसा विशाल जीव भी है और चींटी जैसी छोटी जीव भी है, उससे भी छोटी छोटी जीवें होती हैं। आप कभी साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपकी आंखों के सामने अचानक से कुछ पड़ जाता है, आप रुक के उसको देखते हैं, कितनी बड़ी होती है वो? चींटी से बड़ी होती है, चींटी से भी छोटी होती है। अब उसके अलावा आपके हाथों में आपके मैल यानी पसीने यानी हर हमारे खून में वायरस हो जाते हैं छोटे छोटे, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाते हैं, ऐसे नंगे आंखों से नहीं देख पाते। यानी उतने छोटे छोटे भी जीव होते हैं। अक्सर आप देखेंगे, हम लोग कहते हैं ना, सड़क केला नहीं सड़ता है। कुछ लोग हमारे बचपन में कहते थे कि केला नहीं सड़ता है, खा जाओ। लेकिन केले के सड़े हुए पार्ट्स को आप अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें आपको पिल्लू नजर आएंगे, ऐसे नहीं दिखेगा। उसमें छोटे छोटे कीटाणु नजर आते हैं। कहने का मतलब कि उतने छोटे छोटे भी जीव होते हैं। अब सोचने वाली बात है, इतना बड़ा हाथी, घोड़ा, बाघ, शेर, मछली, आदमी और उतना छोटा जीव भी।
इस तरीके से हम कह सकते हैं, इन्हीं विभिन्नता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, है ना डिफरेंट। लेकिन अब इन सभी जीवों को बेहतर तरीके से अध्ययन करने के लिए अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसे जैव विविधता का वर्गीकरण कहते हैं। इनकी बेहतर स्टडी के लिए अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम जैव विविधता में वर्गीकरण कहेंगे, क्योंकि वर्गीकरण आवश्यक है। फिर बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, शायद दूसरा चैप्टर था, जीवों का वर्गीकरण पढ़े हैं 9th क्लास में। क्यों आवश्यक है वर्गीकरण, एग्जाम्पल से समझिए। आप बाजार जाते हैं, झोला लेकर जाते हैं, बहुत सारा सामान लेना होता है। आप आलू भी उसी में लेते हैं, मिर्चा भी उसी में लेते हैं, प्याज भी उसी में लेते हैं, टमाटर भी उसी में लेते हैं, लहसुन भी उसी में डालते हैं, अदरक, गोभी होगी, सब कुछ तो आप एक ही झोले में डालते हैं, पट्टल, मिर्चा सब कुछ एक ही झोले में डालते हैं। क्या घर लाने के बाद उसको एक ही बार कढ़ाई में उछल देते हैं? अगर आपकी माता जी ये कहे कि सब्जी सड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सारा सब्जी सड़ा हुआ है। जब आप घर में ले जाते हैं तो घर के लोग क्या करते हैं, उस सब्जी को किसी जगह पे उड़ेल करके, और घर में छोटे छोटे पात्र होते हैं ना, आलू के बर्तन अलग होते हैं, मिर्चा के बर्तन अलग होते हैं, लहसुन के लिए अलग रखा जाता है, सब छीटा बनाया हुआ है। कुछ घरों में आप देखेंगे स्टैंड वाइज खंडे की तरह होता है, जिसमें उन चीजों को रख देते हैं, ताकि हमें अगर आलू निकालना हो तो फटाक से हम आलू निकाल लें, सड़ा हुआ छांटना हो तो आलू में से छांट दें, मिर्चा में छांटना हो तो मिर्चा में से छांट दें। तो उनको हम अलग अलग क्यों रखते हैं, ताकि हमें समय रहने पे समय की बचत होगी, और जिसका हमें स्टडी करना हो फटाक से उसे निकाल के कर लेंगे। जैसे आप बड़े बड़े पेटी देखे होंगे ना, घर में जो बड़ा बड़ा पेटी होता है, उस पेटी में तो सब कुछ रखा जाता है। अगर उसमें से गहना निकालना हो और किसी औरत से कह दीजिए जाओ गहना निकाल के लाओ, कैसे निकालेगी? एक एक सामान को हटाएगी और गहना को जहां पे रखी होगी वहां से गहना निकालेगी। ऐसे संभव नहीं कि हाथ लगाओ ऐसे टकटुरते ऐसे ऐसे करके और गहना निकाल लें, संभव है? मतलब कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो जीवों के बेहतर अध्ययन करने के लिए उनका वर्गीकरण सबसे पहले आवश्यक है। हम कहते हैं कि हमारे ट्यूशन में पढ़ने वाले सारे बच्चे गधे हैं, ऐसे कहते चलेगा? अब हमें देखना होगा उसमें कि कौन गधा है कौन घोड़ा है। घोड़ा भी दो तरह का होता है ना, एक शादी ब्याह में जाने वाला घोड़ा जो देखता है कि बाजा बज रहा है तब दो डेग बढ़ेगा, बाजा बंद घोड़ा रुक गया। और एक घोड़ा जो रेस में दौड़ता है, उसको पीटते रहो टिक 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 भागते रहता है वो। तो घोड़े दो तरह के होते हैं, एक शादी वाला घोड़ा, एक रेस वाला घोड़ा। तो वो भी देखना है कि कौन सा घोड़ा इसमें रेस वाला है, और जीतेगा वही ना जो रेस में होगा। अरे हारेगा या जीतेगा, लेकिन रेस वाला घोड़ा ही बेस्ट होता है, शादी वाला घोड़ा बेस्ट नहीं होता है। मतलब कि अगर हमें क्लास में भी चुनना हो कि कौन लड़का ठीक है कौन लड़का कमजोर है, तो हमें उसका भी वर्गीकरण करना पड़ेगा। एक टेस्ट के जरिए हम अनुमान लगा लेते हैं, जिसका नंबर इतना होता है वो एक कैटेगरी के होते हैं, जो इस नंबर के होते हैं वो बी कैटेगरी के होते हैं, जो उससे कम नंबर के होते हैं वो सी कैटेगरी के होते हैं। तो हमें बेहतर अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण आवश्यक होता है। अब हमारे सामने कुछ वर्ग हैं। तो दुनिया में जितने भी जीव होते हैं, ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, दुनिया में जितने भी जीव होते हैं उनको इतने ही वर्गों में बांटा गया है। पहला है कि जितने भी जीव इस संसार में हैं, जितने भी आप कल्पना कर लीजिए, छोटे किड से लेकर के बड़े हाथी तक, आप कल्पना कर लीजिए अपने आंखों से, जितने आप इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए, उन सभी जीवों को इन वर्गों में रखा गया है। अब सोचने वाली बात है, अगर हम सिर्फ पौधे की बात करें तो पौधों के कितने स्पीसीज हैं? 2,70,000। 2,70,000 तो केवल पौधे हैं। एक ग्रुप हो गया पौधा, लेकिन उसमें टोटल टाइप कितने हैं?
2,70,000। धान, गेहूं, मकई, बाजरा, सीसो, पकड़ी, सिरफल, बबूल, ये सब अलग अलग हैं। इन सबको मिलाकर के काउंट किया जाए तो 2,70,000 स्पीसीज हैं पौधों के अंदर। शैवाल, शैवाल एक प्रकार का पौधा ही है, लेकिन जो वो नदी के अंदर पाया जाता है। शैवाल पानी के अंदर पाया जाता है, ये पौधे का एक प्रकार है। लेकिन इसमें भी 40,000 टाइप्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं। सोचने वाली बात है। केवल हमें लगता था कि शैवाल जो पानी के अंदर होते हैं वो काई की तरह जो होते हैं उनको शैवाल बोलते हैं, लेकिन उनके भी 40,000 स्पीसीज हैं। फफूंद, जिसको हम लोग फफूंदी कहते हैं, आंखों में पड़ जाती है, भुएं जैसी होती है, छोटी छोटी होती है, काट के चली जाती है, पता नहीं चलता है। अक्सर जिसको हम लोग लाही भी बोलते हैं, एक सीजन आता है सरसों के आसपास वो काफी मंडराती है, पीले कपड़े के आसपास मंडराती रहती है। फफूंद, उनके टाइप्स कितने हैं? 72,000। अब काउंट नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि ये दुनिया कितने ज्यादा मतलब जीवों से भरी पड़ी है। जीवाणु, ये 4,000 स्पीसीज जीवाणु के हैं। जीवाणु अलग होते हैं, विषाणु अलग होते हैं, इनके भी 1,500 टाइप्स हैं, स्पीसीज हैं। स्तनपायी जंतु, स्तनपायी समझते हैं? स्तनपायी का मतलब होता है जो बच्चा पैदा करता हो, जो प्रजनन करता है, जो बच्चे को दूध पिलाता है, उस तरह के जीव को हम स्तनपायी जंतु कहते हैं। वो भी होते हैं 4650 स्पीसीज उसके, जिसमें एक मनुष्य भी है। हम भी स्तनपायी हैं, ठीक है। पक्षी, पक्षी जो हवा में उड़ती हैं, इनके स्पीसीज हैं 9700, 9,700 स्पीसीज इनके भी हैं। सरीसृप समझते हैं? सांप को कहा जाता है। हमें लगता है गेहूमन, अजगर, धामिल, ना जी, करैत, 4-5 सांपों का नाम ही पता है, लेकिन यहां तो 7150 पड़े हुए हैं। ढूंढिए, सोचिए कि जिसने ढूंढा होगा कितना मेहनत किया होगा इस पे विचार करके। मत्स्य समझते हैं? मत्स्य मने मछली, 26,959। हम लोग कितने मछली के नाम जानते हैं? पियासी, रेहू, टेंगड़ा, 4, 5, 6 ना। लेकिन यहाँ कितने टाइप्स पड़े हैं बाबू? 26,959। उभयचर, उभयचर में क्या होता है? जो जल में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। और हम लोग कितने का नाम जानते हैं? मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, यही ना 2-3 का। कछुआ 4-5, लेटेस्ट 10। लेकिन यहाँ कितने पड़े हैं? 4780 स्पीसीज हैं जो उभयचर हैं। कीट, जिसे कीटाणु कहते हैं, कीड़ा, कीड़ा होता है ना, किसी चीज में कीड़ा पड़ जाता है, या इस सीजन में, बरसात के सीजन में कीड़े मकोड़े ज्यादा आते हैं, उनके स्पीसीज की संख्या कितनी है? 10,25,000। 10,25,000, 2,70,000, सबसे ज्यादा तो यही है। सबसे ज्यादा स्पीसीज तो कीटों की होती है इस संसार में। मोलस्का, मोलस्का एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ अजीबोगरीब जीव आते हैं, जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, और इसमें भी थोड़ा बहुत इसकी चर्चा है। कृमि, कृमि भी 2 तरीके के होते हैं, गोल कृमि, चेप्टी कृमि, जिसमें केचुए टाइप के जीव आते हैं। केचुए जो पढ़े हैं ना, इस टाइप के कीट आते हैं इसमें। ये 70,000 इनके स्पीसीज हैं, 70,000 स्पीसीज हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत तो वो आपके जो हम लोग कहते हैं ना मशरूम होता है, सांप का छत्ता वगैरह बोलते हैं हम लोग, उस टाइप के जो आते हैं ना, वो आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत। इनके भी 25,000 स्पीसीज हैं। और अन्य भी होते हैं
1,10,000। आप काउंट कर लीजिए कि टोटल इस धरती पे कितने जीव होंगे। अभी तक कितने खोजे गए और कितने होंगे? अभी तक तो जो खोजा गया वो सामने रखा गया है। हालांकि इसमें कितने समाप्त भी हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु अब समाप्त भी हो गए हैं, लेकिन समाप्त होने की संख्या बहुत कम है, होने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। जैव विविधता, सोच के देखिए कि हमारे आसपास जो जीव जंतु होते हैं उसमें कितनी ज्यादा विविधता है, समझ रहे हैं। इसके बाद आता है जैव विविधता का प्रकार। ये वर्ग है, प्रकार नहीं है, ये वर्ग है कि हम इनके अच्छे जन कहने का मतलब कि आप 250 मरचा लाए हैं तो मरचे को अलग रख दिए ना, तो अब 250 मरचा में मरचा की संख्या कितनी थी? 10 होगा, 50 होगा, और समझ रहे हैं, मरचा एक अलग वर्ग हो गया, लेकिन मरचा की संख्या कितनी थी टोटल? हो सकता है 250 में 50 को मरचा चढ़ेगा, ये 100 70-75 को चढ़ेगा, तो ये वर्ग हो गया, एक वर्ग, लेकिन उसमें ये टोटल वो है जो उनकी क्वांटिटी है। बात समझ रहे हैं। अब टोटल आप सब्जी लाए होंगे, आधा किलो आलू, चाहे 1 किलो आलू, 250 मरचा, अब सबको ऐड करिए कितना सब्जी लाए हैं आप, 1.5-2 किलो 3 किलो सब्जी लाए हैं। अब उसकी संख्या गिननी हो तो भाई आलू कितना है? 50 गो, मरचा कितना है? 70 गो, लहसुन कितना है? 10 गो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये उसी तरह के स्पीसीज होते हैं, लेकिन प्रकार अलग अलग होता है। प्रकार का मतलब होता है वो कितने टाइप्स के हैं, कितने प्रकार के हैं, उनका सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो एक होता है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब, आनुवांशिक शब्द का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने मटर पर इसका अध्ययन किया था, मटर के पौधे पर, और उन्होंने बताया था कि आनुवांशिकता कोई चीज होती है जिससे पैतृक लक्षणों का ट्रांजिशन होता है। आखिर आपके अंदर कोई ऐसा गुण दिखता है जिसको देख करके कुछ लोग कहते हैं ना, ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, होता है कि नहीं? ये क्या है? ये आनुवांशिकता है। और कुछ चीजें होती हैं जो जेनेटिक एकदम होती ही होती हैं, जैसे, तो ये क्या है? आनुवांशिकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक चलती रहती है पीढ़ी बाई पीढ़ी, तो उसी तरह से आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है जो जेनेटिक हो, जो विविधताएं जेनेटिक हो उन्हें हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। दूसरा होता है स्पीसीज विविधता, यानी स्पीसीज स्तर पर प्राणियों तथा पौधों में विविधता पाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां 2,70,000 स्पीसीज हैं, तो ये 2,70,000 स्पीसीज का मतलब जैसे एक बबुल को ले लेते हैं, तो बबुल बबुल बबुल, अब दुनिया में जितने बबुल्स होंगे सब एक टाइप के होंगे, लेकिन है तो पौधा ही। अब उसी पे हम पीपल ले लें तो क्या पीपल बबुल एक जैसा होगा? ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है पौधा, सॉरी ये है पेड़, लेकिन अगर पौधे को उठाते हैं, जैसे धान को ले लेते हैं, गेहूं को ले लेते हैं ना, दोनों तो है पौधा, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों का जो प्रोडक्शन है अलग अलग है, दोनों को जो बोने का तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों हैं एक पौधे ही, तो इसको बोलेंगे स्पीसीज में अंतर। स्पीसीज के कारण विविधता इसको बोलेंगे। आ रहा समझे? इसके बाद आता है परिस्थितिकी विविधता। परिस्थितिकी का मतलब कि सारे पौधे एक जगह नहीं हो सकते, सारे जीव एक जगह नहीं हो सकते। कुछ जीव ठंडे एरिया में होते हैं, कुछ जीव मरुस्थलीय एरिया में होते हैं, कुछ जीव स्थलीय होते हैं, कुछ जीव जल के अंदर होते हैं, कुछ जीव बरसात के होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये परिस्थितिकी बोलते हैं इसको। मौसम के चेंजिंग के हिसाब से, परिस्थितिकी के हिसाब से, जैसे अगर बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो बहुत सारे जीव खत्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ा तो बहुत सारे जीव खत्म हो जाते हैं, ठंडी में कुछ जीव उत्पन्न होते हैं, गर्मी में कुछ जीव अलग उत्पन्न होते हैं, तो इन सारी विविधता को हम बोलते हैं परिस्थितिकी विविधता। समझ में आया? इसके बाद जैव विविधता का वितरण। जैव विविधता यानी जीव विविधता जो है, जीव जंतु जो हैं, इनका वितरण अलग अलग किया गया है, जिसमें बैक्टीरिया, आज तक 850 बैक्टीरिया का खोज किया गया है। इसके बाद फफूंद, 23,000 फफूंदों की
प्रजाति आज तक पाई गई है। होते कितने हैं? इतने होते हैं, लेकिन पाई कितनी गई है? 23,000। शैवाल 2564, सॉरी 2500। ब्रायोफाइट्स 2564। जिम्नोस्पर्म 1022। एंजियोस्पर्म 15,000। कीट 53,430। ये सारे वर्ग हैं और ये पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, अभी तक प्राप्त की गई हैं। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता का महत्व। आया समझ में? तो जैव विविधता का महत्व समझने के लिए आप छोटा सा ये दिमाग में लाइए कि किसी भी चीज का महत्व क्या है। सिर्फ जैव विविधता का महत्व ही महत्व नहीं है। आप समझिए, आप मरुस्थल में चले गए हैं, काफी देर पैदल चले हैं, उस समय किसका महत्व ज्यादा है? पानी का। आप पढ़ाई करने बैठे हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनाना है, कॉपी किताब सब कुछ है, लाइट वगैरह सब कुछ है, उस समय सबसे ज्यादा महत्व किसका है? कलम का। दुनिया में हर चीज का अलग अलग महत्व है, लेकिन सवाल है कि जैव विविधता का महत्व क्या है। तो जैव विविधता क्यों आवश्यक है? सोचने वाली बात है कि अगर पृथ्वी पर सिर्फ हाथी होती तो दुनिया कैसा होता? पृथ्वी पे सिर्फ मनुष्य होते तो दुनिया कैसी होती? पृथ्वी पे सिर्फ पेड़ पौधे होते तो दुनिया कैसी होती? गेस करिए। इसका मतलब कि जीवों का अलग अलग होना आवश्यक है। अगर जीव अलग अलग नहीं होंगे, इनमें विविधता अलग अलग नहीं होगी, विविधता नहीं होगी, तो फिर प्रकृति का संतुलन नहीं होगा। एक कहा जाता है, कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे आपको, कि पार्वती जी ने शंकर जी से शिकायत की। सावन का महीना भी चल रहा है, अच्छा बात है, हम लोगों ने पार्वती शंकर जी की बात कर ले थोड़ा सा। तो शंकर जी से पार्वती जी बोली कि आप बड़ा अजीब आदमी है भाई, आप किसी को अमीर किसी को गरीब बना देते हैं, सबको एक तरह बनाइए, सभी आपके भक्त हैं, सभी आपको जल ढारने देवघर और मेहदार जाते हैं, कितनी परेशानी से आते हैं, तो आप अमीर को अमीर बना देते हैं, किसी को गरीब बना देते हैं, बड़ा अजीब बात है। शंकर जी बोले ठीक है, देखते हैं कुछ करते हैं, चलो तुम्हारी बात मानते हैं, सबको अमीर बना देते हैं। एक बार शंकर जी ने सबको अमीर बना दिया। हुआ यूं कि शंकर जी पार्वती जी कहीं घूमने निकले थे और उन लोगों को कहीं रात में खाना बनाना था, ठीक है, तो खाना बनाना था, तो उन्होंने कहा शंकर जी ने कि जाओ 2-4 ईंटें लेकर आओ। तो गई, एक इनार के पास देखी, 2 इनार था, तो एक इनार काफी प्लस्तर और सुसज्जित किया हुआ था और एक इनार थोड़ा टूटा फटा था। उसमें से उन्हें 2-3 ईंटें नोच करके हिला करके लेके चली गई। शंकर जी फिर वहीं से पूछे उनसे, अच्छा ये बताओ ईंटें कहाँ से लाई? तो 2 इनार था, एक थोड़ा टूटा फाटा था, तो मैंने उसी में से ले लिया। बोले कि देखी तुम भी तो वही कर रही हो, जो टूटा था उसको और तोड़ दी और जो अच्छा था उसको तुमने छुआ भी नहीं। प्रकृति भी ऐसी तरह, दुनिया भी ऐसी चल रही है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, उनको घर बनाना था, ठीक है, तो शंकर जी बोले कि ऐसा करो, जाओ कहीं से मिस्त्री ढूंढ के लाओ। पार्वती जी गई, कई जगह मिस्त्री, सब लोग बोले हमें किस चीज की कमी है कि हम जाएं काम करने, क्योंकि भगवान ने सबको अमीर बना दिया था। जिसके पास जा रही थी, मुझे किस चीज की कमी है कि मैं काम करने जाऊं, आपको मेरे यहां काम करना है, सब लोग यही बोल रहे थे। पार्वती जी बड़ा चिंतित हुई, जाके बोली देखिए ना, तो सब लोग कह रहे हैं कि मेरे पास किस चीज की कमी है कि हम काम करने जाएं। शंकर जी बोले कि यही कारण है कि किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाया गया है। जब सारे लोग अमीर हो जाएंगे तो फिर ये संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने अपनी खेल खेली और जो करना था वो किया। हालांकि ये कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि विविधता जरूरी है। संसार का निर्माण किसी एक प्रकार के जीव से नहीं हुआ है। समाज की गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलती है। अगर समाज ये कहे कि समाज केवल पुरुषों से टिका हुआ है, या स्त्रियां ये कहे कि केवल स्त्रियों से टिका हुआ है, तो सही नहीं है। ये समाज
दोनों के तालमेल से चल रहा है, दोनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, दोनों का मिलन से ही संसार चल रहा है। जैव विविधता भी वैसे ही है। आप जानते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है ना। चूहा को सांप खाता है, सांप को नेउर खाता है, नेउर को भी कोई खाता है, ऐसे चलते रहता है। तो जैव में विविधता जरूरी है। एक उदाहरण है कि जैसे मेढक हमारे खेती गृहस्थी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। खेती गृहस्थी को नष्ट करने वाले कुछ कीट पतंगे होती हैं जिनको मेढक खा जाता है। लेकिन अगर मेढकों की संख्या कम हो रही है, मनुष्य के अपने निजी स्वार्थ के कारण मेढकों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब है कि खेती गृहस्थी की स्थिति बिगड़ रही है। आज क्यों आप अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयां छींट रहे हैं? क्योंकि वो जीव खत्म हो गए हैं। केंचुए खेतों में नहीं दिख रहे हैं। पहले के जमाने में मैं देखा करता था कि जब भी बारिश होती थी, खेतों में वो लंबे 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 टावर जैसा निकल जाता था मिट्टी। हम लोग बचपन में सोचते थे सांप अपना घर बनाया है, घर में लोग डरवाते थे सांप का घर है, हम लोग समझते थे सांप अपना घर बनाया है। आज पता चला कि नहीं, केंचुए क्या करते हैं, वो मिट्टी के अंदर मिट्टी को खा करके पीछे से मिट्टी को फेंकते जाते हैं, यानी मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। बिना कोड़े आपके खेत की पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन आज केंचुए की कम संख्या होने के कारण पैदावार में कमी आ गई। पैदावार को बढ़ाने के लिए आप तरह तरह के रासायनिक पदार्थों का यूज करने लगे। खेतों से केंचुए गायब हो गए, चेरा जिसको बोलते हैं। नहीं तो बारिश होने के बाद घर के आंगन में चीरे रेंगते रेंगते घिन तो आती थी, लेकिन उसकी आवश्यकता थी। आज कितने लोग चेहरा देख पाते हैं? दिखता है कहीं चेहरा? बहुत कम दिखता होगा, बहुत कम। ये रासायनिक पदार्थों के यूज के कारण ये नष्ट हो रहे हैं, और ये हमारे लिए यूजफुल थे। कहीं पे गीधों की आवश्यकता थी। विविधता क्यों जरूरी है वही मैं समझा रहा हूं। कहीं पे गीधों की आवश्यकता थी, कहीं जीव मार के फेंक दिया जाता था, गीधों का झुंड आता था, उसे खा के खत्म कर देता था, पर्यावरण स्वच्छ रहता था। लेकिन गीधों की संख्या न होने के कारण आज जीव वैसे ही पड़ा हुआ है, अब घटित हो रहा है, स्मेल कर रहा है, गंदगी फैल रही है, बीमारियां हो रही हैं। यह है जैव विविधता का महत्व। यानी इन कारणों से जैव विविधता आवश्यक है। ये पृथ्वी जब तक रहेगी जैव विविधता रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जैव विविधता की क्षति। तो क्षति क्यों हुई? अभी आपने सुना कि मनुष्य अपने स्वार्थ में सब कुछ खत्म कर रहा है। जंगलों की कटाई अपने स्वार्थ में कर रहा है। ये क्या है? विविधता का क्षति ही तो है। आपके पास जंगल था, वन था, आपने उसे काट के वहां फैक्ट्री बना दिया, वहां पे मॉल बना दिया, वहां पे घर बना दिया, जिसके कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसके कारण लोगों की आयु कम हो रही है, लोगों को तरह तरह की बीमारी हो रही है, लोग समय से पहले मर रहे हैं। 30, 35, 40 साल के बाद लोगों की जिंदगी दवाइयों पे आ जा रही है। 40 साल के बाद का कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो दवा न खाता हो किसी न किसी चीज का। ये क्या है? ये विविधता की क्षति ही है, जिसके कारण मानव जीवन आज खतरे में जा रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे जैव विविधता की क्षति का कारण। तो जैव विविधता की क्षति का कारण क्या है? आवासीय क्षति तथा विखंडन। आप जीव जंतुओं के जो आवास होते हैं, जैसे जंगल, जंगल क्या है? जीव जंतुओं का आवास ही तो है। वहां पे तरह तरह के जानवर रहते हैं, आप उन्हें नष्ट कर रहे हैं। जीव जंतु कहां जाएंगे? वो जंगल छोड़ के भाग रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं। सोचो कि अगर एक नर बाघ खत्म हो गया, एक मादा बाघ खत्म हो गया, इससे कितने बाघों की संख्या खत्म होगी? समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का, अगर बाघ की संख्या बढ़ानी है तो दोनों का होना आवश्यक है। अगर केवल मादा शेर बच जाए, नर शेर रहे ही नहीं, तो शेरों की संख्या कहां से होगी? वो बेचारा बुढ़ा 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 खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म, एक वंश का अंत हो जाता है ना। इसके बाद अति दोहन, यानी आज मनुष्य मकान और भोजन के लिए
प्रकृति का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। आज आप देख लीजिए, जाकर के शहरों में या गांवों में मुर्गे मछली की दुकानों पे भीड़ें दिखती हैं। लोग अपनी पेट को शांत करने के लिए, अपने स्वाद को मिटाने के लिए जीवों का दोहन कर रहे हैं। घर डिजाइन डिजाइन के घर बनाने के लिए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। इन सब का कुप्रभाव पड़ रहा है हमारे प्रकृति पे, जैव विविधता पे। विदेशी स्पीसीज का आक्रमण और विदेशों से कुछ जीव जंतु हमारे जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। ये सारे कारण हैं जैव विविधता के क्षति का। इन सब चीजों को देखते हुए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। अब उनका संरक्षण हम किस तरह से करें? तो स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। आप जहां पे हैं वहां के आसपास के जीवों को सुरक्षा प्रदान करना भी आपकी जिम्मेवारी है, और आपकी नजर जहां तक जाती है वहां के जीव जंतुओं की सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेवारी है। इस तरीके से हम जब जीवों की रक्षा करेंगे तो प्रकृति की रक्षा होगी। जब प्रकृति की रक्षा होगी तो मानव सुरक्षित होगा, और जब मानव सुरक्षित रहेगा तभी तो दुनिया कहलाएगी, वरना इस दुनिया को दुनिया कौन कहेगा? किसने कहा ये दुनिया है? मनुष्य नहीं तो कहा। मनुष्य ही जब खत्म हो जाएंगे तो इसको दुनिया कौन कहेगा? इसलिए जरूरी है। ये था आज का हमारा पहला चैप्टर, जैव विविधता। फिर हम बात करेंगे अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।